अभी तक हमने जितने भी डिडक्शन के वीडियो पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिडक्शन थे। कहने का मतलब कि कहीं डोनेशन कर दिया, कहीं कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब जहां पे हमारा खर्च हुआ है उससे रिलेटेड डिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम कुछ डिडक्शन वैसे पढ़ेंगे जो कि इनकम से रिलेटेड होगा, मतलब कि कुछ इनकम मिला है और उसका भी डिडक्शन होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं ऐसे डिडक्शन, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे जो कि हमारे 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में मेनली काम आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 80QQB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। 80QQB किससे रिलेटेड है? मतलब कि अगर कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है ऑथर को, भाई ऑथर मतलब कि जब वो बुक लिखते हैं तो जहाँ जो भी पब्लिकेशन हाउस है जहाँ से वो जहाँ पे ये बेची जाएगी बुक को, वो इनको कुछ रॉयल्टी देगा परसेंटेज में या लमसम में जैसे भी। तो उससे रिलेटेड हम डिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि ऑथर को जब रॉयल्टी मिलती है बुक लिखने की तो उससे रिलेटेड क्या डिडक्शन है। पहले ये देख लेते हैं किसको मिलेगा। एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट कि भैया वो रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के, ठीक है, मतलब फॉरेन रेजिडेंट है तो उनको 80QQB नहीं मिलेगा। पहले पॉइंट तो ये हो गया कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, एन ऑथर इंक्लूडिंग अ जॉइंट ऑथर, मतलब कि अकेले अगर उन्होंने लिखा है और अगर साथ में भी लिखा है तो भी, ऑफ बुक्स बीइंग अ वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। तो वो बुक होनी चाहिए लिटरेरी वर्क की, आर्टिस्टिक वर्क की और साइंटिफिक नेचर की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन बुक से यहाँ पे रिलेटेड है, बुक का यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ मीनिंग है, वो आप लोग देख लो। बुक में पेज नंबर 437 SC मेहरोत्रा की इनकम टैक्स बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स शैल नॉट इंक्लूड, मतलब कि बुक्स यहाँ पे बोला तो गया है बुक्स, जैसे हमने पढ़ा कि एन ऑथर इंक्लूडिंग अ जॉइंट ऑथर ऑफ बुक, जो कि लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर का वर्क होगा। लेकिन बुक में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा आप वो देख लो। भाई देखो, बुक्स शेल नॉट इंक्लूड मतलब क्या क्या नहीं इंक्लूड होंगे। ब्रोचर्स, कोई ब्रोचर्स लिखा है तो आप ऑथर नहीं होगे, आप उसका मतलब डिडक्शन नहीं ले सकते हो। कोई कमेंट्रीज लिखी है आपने, कोई डायरी लिखी है तो आप कहो कि मैंने तो डायरी लिखी है मैं उसका डिडक्शन लूंगा 80QQB में, तो नहीं ले सकते हो। गाइड्स लिखा है आपने, कोई जर्नल्स लिखा है, मैगजीन्स जो जैसे मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन होती है, अगर वो आपने लिखा तो 80QQB में आप डिडक्शन नहीं ले सकते। न्यूज़पेपर आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, चाहे कोई भी, तो न्यूज़पेपर अगर उसमें है कुछ भी लिखा है तो वो भी 80QQB में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। पैम्पलेट लिखा हो, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, मतलब अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक है तो भी उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्कूल का, ध्यान रखिएगा आप ये चीज। ट्रैक्स एंड अदर पब्लिकेशंस ऑफ सिमिलर नेचर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, तो मतलब कि ट्रैक और भी जो पब्लिकेशन सिमिलर नेचर के हैं और जिस भी नाम से जाने जाते हैं वो सब बुक्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि 80QQB क्या किसके लिए है। रॉयल्टी इनकम जो ऑथर्स को मिलती है उससे रिलेटेड डिडक्शन है। किसको मिलेगा? एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और एक ऑथर जो कि एक ऑथर और जॉइंट ऑथर जो कि बुक के हों, वर्क होना चाहिए लिटरेरी, आर्टिस्टिक या फिर साइंटिफिक नेचर का। और बुक में क्या क्या नहीं आएगा हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम ऑफ डिडक्शन, यानी कि कितना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन में भी दो तरीके हैं, जैसे कि एक तो तब जब परसेंटेज में अमाउंट मिल रहा है, कहने का मतलब कि वो बुक बिकी है 1 लाख रुपए की और उस पर कुछ परसेंटेज रॉयल्टी मिल रही है ऑथर को, तो एक तो ये तरीका हो गया। और एक होता है लमसम वाला, वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले ये परसेंटेज वाला पढ़ लो आप, ये परसेंटेज वाला यही मेनली आता है। रॉयल्टी मैक्सिमम एट द रेट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बुक्स सोल्ड लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। देखो इसको सिंपल तरीके से समझो आप, रॉयल्टी जितनी भी मिली हो उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब मान लो कि उनको रॉयल्टी मिली है 25% की, लेकिन डिडक्शन वो ले सकते हैं केवल और केवल 15% पे। और ये किस चीज का 15% है? मतलब कि वो बुक का अमाउंट, जो बुक वो बेची जा रही है वो बुक है 1 लाख रुपए की और उस पे 20% रॉयल्टी मिली है ऑथर को, ठीक है। ऐसे देखो आप, कि बुक का मान लो आप प्राइस जो है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है, और ऑथर जो हैं उनको रॉयल्टी जो है
वो मिला है 20%। तो 20% किस पे मिला है? बुक के प्राइस पे। तो 20% ऑफ 1 लाख रुपीज आप लिखो। तो 1 लाख का 20% आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि रॉयल्टी मैक्सिमम एट द रेट 15% ऑफ वैल्यू ऑफ सच बुक। अभी आगे भी है, पहले आप 15% ये वाले का मतलब समझ लो। तो 20% है उनको मिला है, उससे उनको मतलब नहीं, वो केवल कितने का डिडक्शन ले सकते हैं? 15%। तो आप क्या करोगे, आप इसका ए बुक के प्राइस का 15% निकालोगे। 15% ऑफ 1 लाख रुपीज। तो 15% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज। ठीक है, ये तो आ गया 15%। उसके बाद आगे क्या लिखा था? लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम, यानी कि उतने पे ही मत रुक जाना आप, पहले आप बुक के 15% निकालना बुक के प्राइस पे, और उसके बाद उसमें से आप लेस कर देना जो भी खर्चे हुए हैं उस इनकम से रिलेटेड। ठीक है, वो दिया होगा कि एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न रॉयल्टी, तो वो लेस कर देना आप। ठीक है, तो जैसे आप फिर से देखो इसको, मान लो बुक का प्राइस 1 लाख रुपए है, ऑथर को रॉयल्टी मिली है 20% पे, बुक के प्राइस के 20%। तो 20% आपने कैलकुलेट किया 20,000, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि रॉयल्टी केवल और केवल 15%, और उसमें से लेस करना है खर्चे जो उस इनकम से रिलेटेड हैं। तो आप क्या करोगे, 20% आपको मिली, उससे ऑथर को मिली, उससे मतलब नहीं है, आप 15% कैलकुलेट करो। 15% कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद मान लो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दे रखा है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम 5,000, तो वो 5,000 रुपीज आप लेस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, अब 10,000 और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, जैसे यहां 10,000 लेस आ रहा है तो 10,000 आप ले लोगे। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन अगर परसेंटेज में मिला है कुछ अमाउंट, तो सिंपली आप क्या करना, बुक का आप 15% निकालोगे। जैसे रॉयल्टी कितना भी परसेंट को मिलाओ, 25%, 30%, उससे मतलब नहीं है, आप केवल रॉयल्टी का 15% लेना, उसमें से लेस कर देना एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम, मतलब उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे आए उसको लेस कर देना आप उस 15% के अमाउंट में से, पूरे में से मत लेस करना, 15% में से लेस करना। उसके बाद वो या फिर 3 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो उतना आपको उतना ऑथर को 80 QQB में डिडक्शन मिलेगा। एक तो हो गया जब परसेंटेज में दे रखा है, एक तब होगा जब लमसम में अमाउंट दे रखा है। देखो अब, where the SSC receives lump sum consideration for the assignment or grant of any of his interest in the copyright of a book। तो पहले आप lump sum से मतलब समझ लो। लमसम इन रिगार्ड टू रॉयल्टी और कॉपीराइट फी, लमसम रॉयल्टी या फिर कॉपीराइट फी के रिगार्ड में क्या कहा जाता है, आप देखो, इंक्लूड्स एन एडवांस पेमेंट ऑन एन अकाउंट ऑफ सच रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस विच इज नॉट रिटर्नेबल। लमसम रॉयल्टीज या फिर कॉपीराइट फी से रिलेटेड में लमसम अगर वर्ड यूज हो रहा है तो उससे आप समझ जाओ कि कोई अगर एडवांस पेमेंट हो रहा है रॉयल्टी के लिए तो उसको भी आप लमसम ही कहोगे, और कॉपीराइट फी मिला है जो कि रिटर्नेबल नहीं है तो उसको भी आप लमसम कहोगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आपको दे दिया कि अमाउंट जो है वो लमसम में मिला है, ठीक है, तो उसमें क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है, पहले तो आप ये देख लो, अबव लिमिट 3 लाख रुपीज ही रहेगी। कहने का मतलब अभी जो आपने परसेंटेज वाला पढ़ा उसमें कितना था, 3 लाख रुपए ही था, 3 लाख रुपए। तो जो जब आप लमसम वाला करोगे तो उसमें भी 3 लाख रुपए, यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोग के इजी लगे इसके लिए, लमसम वाला है तो उसमें भी जो अबव लिमिट है वो रहेगी 3 लाख रुपीज। तो बस आपको ऊपर वाला अलग रहेगा जो याद करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां पे क्या था, वहां पे था 15% ऑफ सच रॉयल्टी, जब परसेंटेज मिल रहा था, और जब लमसम में है तो यहां लिखा हुआ है द क्वांटम ऑफ डिडक्शन शैल बी द होल ऑफ सच इनकम आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस और 3 लाख। बहुत सिंपल सा है कि भाई होल ऑफ सच इनकम लेस एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड होंगे उससे। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सा, जब अमाउंट लमसम में मिलेगा तो जितना भी अमाउंट मिला है वो पूरा पूरा अमाउंट लेना, उसमें से खर्चे को लेस कर देना आप। ठीक है, तो मतलब उस रॉयल्टी को पाने के लिए, सॉरी, उस लमसम को पाने के लिए जितना भी खर्चा हुआ होगा उसको आप उस इनकम में से लेस करना, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, वही अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, विच
एवर इज लेस। ठीक है, तो भाई देखो दो तरीका है इसमें। एक है जब परसेंटेज में अमाउंट, मतलब तो उसमें क्या करोगे आप, जब रॉयल्टी मिली होगी तो रॉयल्टी चाहे जितनी मिली हो हमको नहीं मतलब है उससे, 15% ऑफ रॉयल्टी आप लेना, उस बुक 15% ऑफ बुक लेना, सॉरी 15% ऑफ बुक आप लोगे अमाउंट, उसमें से लेस कर देना जो भी खर्चे रिलेटेड होंगे उस इनकम से, उस इनकम को अर्न करने के लिए उसको लेस करोगे। 15% ऑफ बुक लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, उतना ही डिडक्शन मिलेगा 80 QQB में। और लमसम अमाउंट, लमसम का मतलब ही मैंने आपको बता दिया है। तो जब लमसम की बात हो तब पूरा पूरा अमाउंट जो मिला है उसमें से खर्चे आप लेस करना, डिडक्टिबल एक्सपेंसेस मतलब कि जो अलाउ हैं, जो कि लमसम अमाउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो, तब और 3 लाख रुपीज, उन दोनों में से जो भी लेस होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। दोनों का आप ऐसे याद करना, दोनों का अब लिमिट 3 लाख ही है। जब ये वाला रहेगा परसेंटेज वाला तो 15% लेस एक्सपेंसेस, और जब लमसम वाला है तो पूरा अमाउंट लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमने ये सब तो देख लिया कि किसको मिलेगा डिडक्शन और क्या होता है TQQB और कितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर वो रेजिडेंट हो इंडिया के ही और उनका इनकम इंडिया के बाहर मिल रहा है उनको, तब उस केस में क्या करेंगे आप। तो ये लिखा हुआ है, इफ द इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, so much of the income shall be taken into account for the purpose of deduction as is brought into India by or on behalf of the SSC in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or within the period extended by the competent authority। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको आप समझो कि अगर इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न हुई है तो वो पूरा का पूरा इनकम जितना इंडिया में लाया जा चुका होगा एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से 6 मंथ के अंदर में, ठीक है, या फिर विद इन द पीरियड एक्सटेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि ऐसे देखो आप, आपका जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में होता है। ठीक है, तो मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो सितंबर तक जितना भी पैसा आ चुका होगा फॉरेन से कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, उतना अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है नीचे, उसमें अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी बस आप ये फॉरेन एक्सचेंज वाला समझ लो कि 9 लाख रुपए उनको मिला है और ये अमाउंट कहाँ मिला है, यूएसए में। तो भाई ये तो अमाउंट इंडिया के बाहर हो गया। ठीक, अब देखो आप इंडिया के बाहर है 9 लाख रुपए इनको अमाउंट मिला है, और यहां पढ़ो आप क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2021 5 लाख रुपीज। अब 30 सितंबर 2021 तक आप गिनो कितना हो रहा है आपका, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। तो उनको अमाउंट टोटल यूएसए में मिला था 9 लाख रुपए, लेकिन वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान में, इंडिया में केवल 5 लाख रुपए लेके आए हैं। और हमने पढ़ा है अभी कि अगर इनकम इंडिया के बाहर अर्न हो रही हो उनको बुक से रिलेटेड, तो फिर वो जितना अमाउंट 6 महीने के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू लाया गया होगा उतना ही अमाउंट बस डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होगा। मतलब यहां 9 लाख से कोई मतलब नहीं है, आप 5 लाख को कंसिडर करेंगे। 5 लाख में से जो एक्सपेंसेस है वो लेस करेंगे, मतलब 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख रुपीज आ जाएगा। तो 2 लाख और जो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज है उसमें से तो फिर वो सीधे सीधे आ जाएगा। तो हमारा 2 लाख रुपीज लोअर रहेगा तो 2 लाख अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो वही देख लो आप कि इनकम अगर इंडिया के बाहर है तो वो पूरा का पूरा इनकम जितना 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस है, मतलब प्रीवियस ईयर जिस दिन खत्म हुआ होगा उस दिन से लेकर 6 महीने तक, अगर 6 महीने के अंदर तक अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, एसएससी के थ्रू या फिर एसएससी के बिहाफ पे कोई 6 महीने के अंदर जितना भी अमाउंट ला देता है, और 6 महीने नहीं तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू जितना पीरियड एक्सटेंड हुआ है उसके अंदर अगर ला देता है तो फिर उतना पूरा अमाउंट। अगर एक्सटेंडेड वाला कुछ नहीं दिया है तो आप सिंपल सा ढूंढना उस क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट दिया हुआ है कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू 6 महीने के अंदर जितना भी अमाउंट आ
आ चुका है हिंदुस्तान में, केवल उतना ही आप डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करना, पूरा पूरा अमाउंट मत लेना। जितना 6 महीने के अंदर आया है अमाउंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, उतना ही आप लेना। तो फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा है, तो भैया 31 मार्च को खत्म होता है, तो आप अप्रैल से गिनोगे तो भाई सितंबर के एंड तक का आपको मिलेगा। तो सितंबर के एंड तक जितना भी पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में आ चुका है, उतने ही अमाउंट पे डिडक्शन मिलेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। ठीक है, कुछ कंडीशंस भी हैं, वो आप देख लो। कंडीशंस फॉर डिडक्शन: the SSC must furnish a certificate in the prescribed form duly verified by the person responsible for making such payment to the SSC along with the return of income। मतलब जो SSC हैं, जो 80QQB में डिडक्शन ले रहे हैं, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक सर्टिफिकेट को फर्निश करेंगे, मतलब देंगे, अपने रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म को वो वेरीफाई भी कराएंगे। किससे वेरीफाई करेंगे? जो उनको पेमेंट कर रहा है। भाई आपने अभी पढ़ा कि जो ऑथर होते हैं उनको रॉयल्टी कौन दे रहा है? जैसे जो पब्लिश कर रहे हैं बुक को, वो इनको रॉयल्टी देंगे। तो जो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट टू द एसएससी, वो वेरीफाई करेंगे। तो एसएससी एक फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म वेरीफाई करवाएंगे जो उनको एसएससी को जो पेमेंट किया है, और उसको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगा देंगे। दूसरा, इफ द इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, एसएससी मस्ट फर्निश अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर इनकम इंडिया के बाहर मिल रही है उनको, तो फिर एसएससी को एक सर्टिफिकेट देना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म से कहने का मतलब कि जो भी फॉर्म, इससे कोई अलग फॉर्म रिलेटेड होगा, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया की बात है तो इससे कोई अलग फॉर्म रिलेटेड होगा, तो वो फॉर्म आपको भरना होगा और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे वो फॉर्म को दिखाना होगा और उसको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगा देना होगा। ठीक है, एक और चीज आप देख लो, जो लिटरेरी वर्क हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, वो क्या होता है? लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स टेबल एंड कंपाइलेशंस अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 2 सब सेक्शन ओ। तो लिटरेरी वर्क टेबल और कंपाइलेशन को भी इंक्लूड करते हैं। द एक्सप्रेशन लिटरेरी वर्क covers work which is expressed in print or writing। लिटरेरी एक्सप्रेशन लिटरेरी वर्क उन वर्क को भी कवर करते हैं जो कि प्रिंट में या फिर राइटिंग में एक्सप्रेस हुए हों, इररेस्पेक्टिव, उस क्वेश्चन के इररेस्पेक्टिव कि क्वालिटी और स्टाइल उसका हाई हो। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस लिमिटेड वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड 1916 2 चैप्टर 601। अब हम दो इलस्ट्रेशन देखेंगे जिससे कि और इजी तरीके से 80QQ भी समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 437 इनकम टैक्स की HC मेहरोत्रा बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एन ऑथर। एक ऑथर है, उनका टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करना है। मतलब सिंपली आप सब कुछ ऐड कर दोगे, सारे इनकम, GTI आएगा, उससे डिडक्शन जो भी होगा लेस करोगे और टोटल इनकम आ जाएगा। पहला पॉइंट, रॉयल्टी ऑन अ बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन 5 लाख रुपीज एट द रेट 20% रुपीज 1 लाख। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ तो कॉलेज स्टूडेंट लिखा है। आपने जो पढ़ा था कि बुक में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो उसमें क्या लिखा था आप पहले वो देखो। जहां हमने पढ़ा था कि बुक में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, उसमें टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल लिखा था, ना कि कॉलेज लिखा था। तो इसमें कंफ्यूज ना होना आप। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, रॉयल्टी ऑन अ बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन 5 लाख रुपीज एट द रेट 20% 1 लाख रुपीज। तो जो ये ऑथर थे वो बुक तो बिक रही थी 5 लाख में, उनको रॉयल्टी मिला है 20% 1 लाख रुपीज का। तो सबसे पहले तो हमको इसमें टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना है। तो जब आप लिखोगे रॉयल्टी इनकम तो वहां पे ये 1 लाख ही कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे जब आप रॉयल्टी इनकम लिखोगे तब आप 15% मत लेने लगना। जब हम डिडक्शन करेंगे, जब हम डिडक्शन लेस करेंगे, तब हम 15% लेस एक्सपेंसेस करेंगे। बाकी रॉयल्टी इनकम तो पूरी की पूरी ऐड होगी ना इनकम में। तो सबसे पहले आपका काम है, रॉयल्टी इनकम आपका 1 लाख रुपीज हो गया, और सेकंड में लिखा है एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द रॉयल्टी 10,000 रुपीज। तो आप लिखोगे रॉयल्टी इनकम 1 लाख रुपीज, रॉयल्टी इनकम, और ब्रैकेट में आप लिख देना 1 लाख माइनस 10,000, मतलब जो एक्सपेंसेस है वो लेस कर दोगे, रॉयल्टी इनकम हो गई 90,000 रुपीज। अदर इनकम दे रखा है 5 लाख रुपीज, उसको भी आप लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब लेस करोगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB रिगार्डिंग रॉयल्टी। तो भाई देखो, दो तरीके का क्वांटम ऑफ डिडक्शन था, एक जब रॉयल्टी मिलता है और एक जब लमसम वाला अमाउंट रहता है। तो यहाँ रॉयल्टी वाला केस है।
मिला कितना परसेंट रॉयल्टी है, 20%। हमको उससे नहीं मतलब है, 20% पहले पूरा पूरा आप ले तो लिए ऊपर एक्सपेंसेस लेस करके, लेकिन डिडक्शन केवल 15%। तो 5 लाख का 15% आप निकालोगे, ठीक है, 75,000 आ जाएगा। उसमें से आप एक्सपेंसेस कितना है, 10,000, वो लेस करोगे तो 75,000 माइनस 10,000 65,000 आ जाएगा। अब 65,000 और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, तो 65,000 लेस है तो वही अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB में लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 15 का। सबसे पहले आप यहां पे लिख दो, फॉर्मेट बना दोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे अभी असेसमेंट ईयर इसमें है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, मैं इस बुक के अकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सबसे पहले आप लोगे, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी इनकम, तो भाई रॉयल्टी की इनकम कितनी थी। अब यहाँ 15% मत कर लेना, वो तो बस डिडक्शन के समय हमको सिर्फ 15% लेना है। बाकी जब रॉयल्टी इनकम हम इनकम लिखेंगे टोटल इनकम में, तब तो पूरा ही पूरा लेंगे, ठीक है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट होकर दिया है, और उसमें से जो एक्सपेंसेस लगे हैं इस रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए वो भी आप लेस करोगे। तो कितना एक्सपेंसेस, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ ना, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द रॉयल्टी, 10,000 रुपीज आप लेस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज। उसके बाद और कुछ दिया है, तो हाँ दिया है अदर इनकम, दिया है अदर इनकम, अमाउंट कितना दिया है, 5 लाख रुपीज। इसको भी आप यहाँ पे लिख दो, ऐड कर दो इन दोनों अमाउंट को, तो ये हो जाएगा 5,90,000 रुपीज। ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। अब हम इसमें से लेस करते हैं जो भी डिडक्शन होता है। इस क्वेश्चन में केवल ये टोटल ऑथर वाला समझाने के लिए किया है, केवल एक ही डिडक्शन की बात हो रही है इसमें, डिडक्शन और ऑथर से रिलेटेड डिडक्शन अभी हमने पढ़ा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, और कुछ तो दे नहीं रखा है और कोई भी डिडक्शन, तो बस यही हमको कैलकुलेट करना है। 80 QQB में भी दो तरीके होते हैं, एक जब परसेंटेज वाला दे रखा हो और एक जब लमसम वाला दे रखा हो। जब परसेंटेज वाला दे रखा होता है तो रॉयल्टी 15%, उस बुक की जो भी वैल्यू रहेगी उसका 15%, उसमें से लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, वो अमाउंट यहाँ पे सीधे सीधे हम ले लेंगे, ठीक है। तो डिडक्शन का अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये परसेंटेज वाला केस है ना, तो यहाँ पे आप 5 लाख रुपीज किसका है, बुक का है, और कितना परसेंट केवल डिडक्शन लेना है इसका, 15%, तो 5 लाख का 15%, और लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच इनकम, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 5 लाख का 15% कितना आ जाएगा, 75,000 रुपीज, और एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड कितने हैं, 10,000 रुपए, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज आप लिखोगे, तो ये आ गया 75,000 माइनस 10,000, 65,000 रुपीज आ गया। और में दोनों ही केस में, लमसम वाले में भी परसेंटेज वाले में भी मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपीज, और फिर इन दोनों में से विच एवर इज लेस। फिर से आप इसको देखो, सबसे पहले जो बुक का अमाउंट है उसका 15% कैलकुलेट करोगे और उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, तो 75,000 माइनस 10,000, तो आगे 65,000, अब 65,000 और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में साफ साफ भैया यही 65,000 लेस है, तो ये यहाँ पे लिख दो आप सीधे सीधे 65,000 पहले इनर कॉलम में आप लिख दो, और फिर सीधे यहाँ आउटर कॉलम में 65,000 रुपीज। और कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे और कोई भी डिडक्शन, बस एक ही डिडक्शन दे रखा था, इसको आप लेस कर दोगे इसमें से। तो जब 65,000 को आप लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ तक कैलकुलेशन हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दो, जहाँ कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आप लिख दो 65,000, और फिर आउटर कॉलम में भी लिख दो आप 65,000 रुपीज़, और इसको आप 5,90,000 रुपीज़ में से लेस करोगे कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 5,25,000 रुपीज़। ये आ गया टोटल इनकम।
तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, रॉयल्टी इनकम, उसमें से जो एक्सपेंसेस थी वो लेस कर दिया। ऊपर कभी भी आप 15% मत करना, जितना भी परसेंटेज पूरा पूरा दिया है वो पूरा इनकम आप टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय पूरा इनकम आप लोगे। बाकी जो डिडक्शन जब मिलना है वो तब हम 15% लेंगे। उसके बाद अदर इनकम, जो भी सारे इनकम रहेंगे वो आप ऐड कर दिए, जीटीआई आ गया। यहाँ पे केवल यही एक ऑथर से रिलेटेड डिडक्शन था, तो 80 QQB तो परसेंटेज वाला केस था, रॉयल्टी वाला केस था। तो बुक का अमाउंट @15%, तो 75,000 आ गया। उसमें से एक्सपेंसेस लेस किया हमने 10,000, तो 65,000 आया। 65,000 और 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस। तो भैया 65,000 लेस था, तो इसको हमने जीटीआई में से लेस कर दिया। 5,25,000 हमारा टोटल इनकम आ गया। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 16 उसी पेज पे है, पेज नंबर 437 पे। कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 QQB फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे अभी हमने 15 पढ़ा, तो उसमें पहले हमको टोटल पूरा टोटल इनकम कैलकुलेट करना था। तो हमने पहले उसमें ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया, फिर डिडक्शन लेस किया, तब आया टोटल इनकम। 16 में केवल और केवल हमको 80 QQB का डिडक्शन कैलकुलेट करना है। 3 कंडीशन अलग अलग दे रखी है, तो हम पहले ए कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर बी और फिर सी। ठीक है, और हम उसको वैसे उतना ही उतना पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहले ए वाला आप देख लो। नेम ऑफ एसएससी ए है, रॉयल्टी रिसीव्ड 1,20,000 रुपीज, 20% ऑन बुक प्राइस। अब यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप 1,20,000 का 20% मत निकालने लगना। ये 1,20,000 बुक प्राइस नहीं दे रखा है, ये लिखा है रॉयल्टी रिसीव्ड, मतलब कि उनको मिला है 1,20,000 रुपीज रॉयल्टी मिली है। ठीक है, और ये बता दिया गया है यहाँ पे कि ये जो रॉयल्टी आपको, जो रॉयल्टी ऑथर को मतलब ए को मिली है वो 20% है बुक प्राइस पे। ठीक है, और यहाँ पे तो हमको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं करना है, जहाँ पे हम पूरा ये लें फिर हम लेस करें, हमको सीधे अपना 80 QQB कैलकुलेट करना है। तो भैया रॉयल्टी वाले केस में हम क्या करते हैं, 15% ऑफ द ओरिजिनल बुक प्राइस, और 15% ऑफ बुक प्राइस लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड टू गेट रॉयल्टी कितना है, 20,000 रुपए। अमाउंट रिलेटेड टू इंडिया, तो जब इंडिया से रिलेटेड है तो ये फोर्थ वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2021। ये किसके लिए काम आएगा, जब ये ऑथर इंडिया के बाहर, जब ये पैसा इंडिया के बाहर का होगा। ठीक है, तो ये तो अभी इंडिया अमाउंट कहां से रिलेशन है, इंडिया का, तो ये इससे कोई मतलब नहीं। तो अभी फिर से आप इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% ऑन बुक प्राइस है, 1,20,000 का 20% मत निकालना। ये 1,20,000 ऑलरेडी रॉयल्टी दे रखा है, तो यहां हमको क्या करना होगा, हमको 15% की वैल्यू निकालनी होगी। 1,20,000 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो वो कितने परसेंट की वैल्यू आएगी, 1% की। उसके बाद उसको इंटू करोगे 15, तो 15% की वैल्यू आ जाएगी। और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, 15% की जो वैल्यू आएगी उसमें से फिर आप लेस करोगे ये एक्सपेंसेस, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो अब ए वाला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ये इलस्ट्रेशन 16 कर रहे हैं, हम ये पार्ट वाइज करते जाएंगे। पहले ये ऑथर ए की बात हो रही है, ऑथर ए। ठीक है, तो इसमें ये इंडिया से ये अमाउंट रिलेटेड था और ये रॉयल्टी वाला था। मतलब भाई क्वांटम ऑफ डिडक्शन 2 तरीके का होता है ना, एक जब परसेंटेज में अमाउंट मिला है यानी कि रॉयल्टी में अमाउंट मिला है, और एक लमसम वाला। और दो, अभी किसकी बात हो रही है, रॉयल्टी वाले की बात हो रही है। तो 15% लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज। तो भैया यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, और ये जो है ये रॉयल्टी का अमाउंट दे रखा है ना कि बुक का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 15% ऑफ बुक प्राइस, 15% ऑफ बुक प्राइस लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर ये जो भी अमाउंट आएगा उसमें और करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो, और 3 लाख रुपीज वही लेते हैं। तो फिर 15% हमको निकालना है। अब यहाँ क्या है, बुक का प्राइस तो सीधे सीधे दिया नहीं है। अगर बुक का प्राइस दिया होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे बुक का प्राइस लिखते और 15% निकाल लेते। लेकिन हमको यहाँ ये पता है कि 20% कितना है। तो भाई सिंपली जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे करेंगे। 1,20,000 रुपए जो है ये कितने परसेंट रॉयल्टी है, ये है 20%। तो जब 1,20,000 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू आएगी। हमको निकालनी कितनी परसेंट की वैल्यू है, 15% की। तो इंटू 15 कर दो। इसको फिर से देखो आप,
1,20,000 रुपीज जो था ये 20% है बुक प्राइस का। तो इसको जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, उसको इंटू 15 करोगे तो 15% की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ भाई बुक प्राइस तो पता नहीं था कि सीधे सीधे निकाल सको, ठीक। उसमें से आप एक्सपेंसेस लेस करोगे जो कि रॉयल्टी से रिलेटेड है, तो लिखा है एक्सपेंसेस इंकर्ड टू गेट रॉयल्टी 20,000 रुपीज, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल और ये 2 6 12, ये 6,000 रुपीज हो गया। 6,000 इंटू 15 ये आ गया 90,000 रुपीज, ठीक। 90,000 माइनस 20,000 रुपीज, तो 90,000 माइनस 20,000 ये आ गया 70,000 रुपीज। अब 70,000 और 3 लाख रुपीज, भाई मैक्सिमम अमाउंट तो लमसम और रॉयल्टी दोनों ही वाले में सेम है, बस ऊपर का तरीका अलग है। तो भाई देखो 15% ऑफ निकाल लिया हमने और 3 लाख रुपीज। अब विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो यहां कौन सा लेस है, 70,000। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB ऑफ A इज इक्वल टू 70,000 रुपीज। और यहां भी आप लिख दो ऊपर कि कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमको बुक प्राइस तो पता नहीं था कि सीधे सीधे 15% निकाल लें, हमको ये जरूर पता था कि 20% जो है 20% बुक प्राइस का कितना है। तो हमने क्या किया, 1,20,000 अपॉन 20 कर लिया, इससे 1% की वैल्यू आई, इंटू किया 15, 15% की वैल्यू आ गई। हमको 15% ऑफ बुक प्राइस लेस एक्सपेंसेस चाहिए था, तो 90,000 माइनस 20,000 70,000 आ गया और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 70,000 लेस था, तो 80 QQB ऑफ A, मतलब हम A का कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो 70,000 रुपीज आ गया कंडीशन ए, जो ऑथर ए है उनका। अब हम बी का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बी का देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो अमाउंट कहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर इंडिया से नहीं रिलेटेड होगा तो वो 6 महीने वाला कंडीशन कि केवल 6 महीने के अंदर जितना अमाउंट आ चुका है इंडिया में उससे मतलब है। तो यहाँ बी के लिए भी देख लो, ये भी अमाउंट कहाँ से रिलेटेड है, इंडिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से, इसमें भी रॉयल्टी रिसीव लिखा है, ना कि बुक का प्राइस दे रखा है, तो कंफ्यूज ना होना। 4 लाख का 16% मत निकालने लगना आप। तो रॉयल्टी रिसीव्ड 4 लाख रुपीज रिसीव हुई है और वो कितना परसेंट है बुक प्राइस पे, 16%। तो जैसे हमने और यहाँ पे भी हमको जीटीआई तो कैलकुलेट करना नहीं है कि पहले 4 लाख लें फिर लेस करें, हमको सिर्फ डिडक्शन निकालना है। तो यहाँ भी रॉयल्टी वाला कंडीशन हो गया ना। तो रॉयल्टी वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, 15% ऑफ बुक प्राइस लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस इंकर्ड टू गेट रॉयल्टी कितना दिया है, 30,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, ये 16% जैसे हमने इसमें निकाला था 15%, वैसे इसमें निकाल लेना आप। 4 लाख रुपीज को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 1% का आएगा, क्योंकि ये 4 लाख रुपए 16% की वैल्यू है। तो 4 लाख डिवाइड बाई 16, इससे 1 लाख की वैल्यू 1% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 15 करना आप, उससे 15% की वैल्यू आ जाएगी। उसमें से आप 30,000 रुपए एक्सपेंसेस लेस करोगे और 3 लाख रुपीज जो भी लेस होगा वो आप ले लेना। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम फिर से यहां पे हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही चीज जैसे हमने पीछे किया था, 15% ऑफ बुक प्राइस लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लें। तो भाई बुक प्राइस तो सीधे सीधे पता नहीं है कि 15% निकाल लें, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि 16% की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपए है 16% की वैल्यू, 4 लाख को आप 16 से डिवाइड करोगे, इससे क्या होगा, 1% की वैल्यू आएगी, 1% की। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 इंटू आप कितना करोगे, 15, इससे 15% की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। उसमें से आप लेस करोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना रिलेटेड है इनसे, इसमें रिलेटेड है 30,000 रुपीज, ठीक है।
अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका, एक सेकेंड, इसको आप कैलकुलेट करोगे जब 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 3,75,000। अब इसमें से आप लेस करोगे 30,000 रुपीज, क्योंकि 30,000 एक्सपेंसेस है रिलेटेड, तो 15% ये आ गया, 15% का वैल्यू माइनस करेंगे आप 30,000। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,45,000 रुपीज, 3,45,000 रुपीज। तो ये आ गई 15% ऑफ बुक प्राइस, और मैक्सिमम लिमिट तो 3 लाख ही रहती है हमेशा, और 3 लाख रुपीज। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में कौन सा लेस है, तो 3 लाख लेस है। तो भाई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB ऑफ B इज 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसमें भी हमने वैसे ही किया। हमको बुक का प्राइस सीधे सीधे नहीं पता था, इसलिए हम 15% नहीं निकाल पाए। पहले हम 4 लाख, हमको 16% का प्राइस पता था, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 किए 1% का आया, इंटू 15 किए 15% का आ गया, ये आ गया 3,75,000। इसमें से एक्सपेंसेस लेस किए 30,000, तो आ गया 3,45,000, 3,45,000 और 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस। तो लेस कौन सा है, 3 लाख ही लेस है, तो क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 3 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे लोगे। तो बी का भी कैलकुलेशन हो गया। अब हम सी का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लास्ट कंडीशन देखेंगे, सी, नेम ऑफ एसएससी सी है जिनका। ठीक है, अब इनका सबसे पहले अमाउंट रिलेटेड टू आप पढ़ लो, यूएसए में है, तो ये आउटसाइड इंडिया है, यहाँ आउटसाइड इंडिया वाला कंडीशन लगेगा। और हमने आउटसाइड इंडिया वाले कंडीशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी इनकम इंडिया के बाहर अर्न हो रहा है तो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जिस दिन प्रीवियस ईयर का एंड होता है उससे 6 महीने के अंदर जितना पैसा आ चुका है केवल उतना ही पैसा डिडक्शन में ले सकते हो आप। और जितना नहीं आया है वो नहीं, पूरा नहीं लोगे, जितना 6 महीने के अंदर आया है। यानी कि अगर प्रीवियस ईयर का एंड देखो आप तो मार्च में एंड हो जाता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जितना अमाउंट आ गया है उतना ही आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ भाई ये यूएसए से रिलेटेड है अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो रॉयल्टी कैसे रिसीव्ड हुई, यहाँ पे परसेंटेज वाला मामला नहीं है, यहाँ लमसम वाला मामला है। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू गेट रॉयल्टी, एक्सपेंसेस कितने खर्च हुए हैं, 3 लाख रुपए खर्च हुआ है। अब और सॉरी, यहाँ मैंने ये पढ़ना भूल गया कि टोटल अमाउंट कितना इनको मिला है, 9 लाख रुपीज इनको लमसम में एक ही बार मिल गया है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2021। और हमने क्या पढ़ा है, एंड कब होता है प्रीवियस ईयर, मार्च में, तो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये 30 सितंबर है, तो सितंबर तक जितना अमाउंट कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आ चुका है, मतलब 6 महीने के अंदर कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जितना भी अमाउंट इंडिया आ चुका है उतना ही अमाउंट डिडक्शन के लिए कंसिडर करेंगे। तो भाई यहाँ देखो आप, इनको टोटल कितना मिला, 9 लाख रुपए, लेकिन 6 महीने के अंदर ये कितना अमाउंट ला पाए, केवल 5 लाख रुपीज। तो अब आप क्या करोगे, इससे आपको मतलब नहीं है। अब आप जब डिडक्शन इसका निकालोगे तो ये लमसम वाला कंडीशन है, और लमसम में हमने क्या पढ़ा है, जितना इनकम मिला है उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे और 3 लाख रुपीज, यही है। लमसम वाले केस में जितना इनकम मिला है, होल ऑफ सच इनकम लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मिला तो 9 लाख है, लेकिन क्या आप 9 लाख लोगे, नहीं लोगे 9 लाख, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेन वाला मामला, और फॉरेन वाले में 6 महीने के अंदर जितना पैसा आया है वही लोगे। तो 6 महीने के अंदर आया कितना है, 5 लाख रुपए, तो 9 लाख को भूल जाओ आप। तो 5 लाख रुपए इनका मानोगे कि है, 5 लाख में से आप 3 लाख रुपीज जो एक्सपेंसेस है वो लेस करोगे तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। अब 2 लाख और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, तो वही डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सी कंडीशन का लास्ट है ये। तो यहां पे फिर आप हेडिंग डाल दो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। ठीक है, ये सी के लिए हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक, अब इसमें ऐसे तो इनका ओरिजिनल अमाउंट कितना है, लमसम इनको जो अमाउंट मिला है वो कितना है, 9 लाख रुपीस,
और जब लमसम वाले का हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला कि भाई होल ऑफ सच इनकम लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख, तो क्या आप यहाँ पे होल लोगे? होल पूरा का पूरा इनकम तब आप कंसिडर करते हो जब इंडिया में वो इनकम हुई है। लेकिन यहाँ अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा सी वाले कंडीशन में आप देखोगे कि ये यूएसए में अमाउंट मिला है इनको, तो 9 लाख रुपए से हमको मतलब नहीं है। अब जितना 6 महीने के अंदर आया है इंडिया में उतना ही हम पूरा इनकम मानेंगे, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2021। तो भाई 6 महीने के अंदर में ये 9 लाख में से केवल और केवल 5 लाख रुपए ला पाए हैं। तो भाई फिर से आप इसको देख लो कि ऐसे तो लमसम वाले केस में हम पूरे इनकम को कंसिडर करते हैं, उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन जब फॉरेन का केस है तो जितना इंडिया ला पाए हैं 6 महीने के अंदर, तो ये ला कितना पाए हैं? 5 लाख। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे फॉर्मूला आप लगाओ, होल ऑफ सच इनकम लेस एक्सपेंसेस और 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो होल ऑफ सच इनकम क्या लोगे आप? 9 लाख की 5 लाख? 9 लाख तो पूरा मिला है, यही लेना चाहिए, लेकिन ये इंडिया के बाहर की इनकम है, तो 6 महीने के अंदर कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जितना अमाउंट आया वही लेंगे। तो आया कितना है? 5 लाख रुपए आया है। तो आप यहां पे लोगे केवल और केवल 5 लाख रुपए। 5, अगर यही चीज इंडिया की बात होती आप ये पूरा ले लेते, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो 5 लाख रुपए आप यहां ले लोगे, उसमें से आप एक्सपेंसेस को लेस करोगे। एक्सपेंसेस है आपका 3 लाख रुपीज। तो जब आप होल ऑफ सच इनकम लेस एक्सपेंसेस कर दोगे तो ये आ गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज और 3 लाख, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो यहां लेस 2 लाख रुपीज है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB of C is 2 लाख रुपीज। तो ठीक है, यहां पे अगर ऐसे इंडिया की बात होती तो हम होल ऑफ लमसम वाले केस में पूरा अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन जब इंडिया के बाहर की है तो फिर हम जितना अमाउंट इंडिया 6 महीने के अंदर में आया है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उतना ही अमाउंट लेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। आ गया 2 लाख, 2 लाख और 3 लाख विच एवर इज लेस। तो यहाँ 2 लाख रुपए लेस है, तो वही 80 QQB में इनको डिडक्शन मिलेगा।